श्रुति की शादी धवल से हफ्ता भर पहले ही हुई थी। श्रुति कपूर खानदान की इकलौती बहू थी, इसलिए उसके आने से घर में उसकी सास सुजाता, ससुर जगदीश और छोटी ननद पारुल बड़े खुश थे। श्रुति की एक बड़ी ननद भी थी जिसकी शादी 5 साल पहले हो चुकी थी और उसकी एक 4 साल की बेटी थी। शादी के कुछ दिन बाद, भैया भाभी अब इस घर में नई नई आई है, जब से आई है बेचारी रसोई में लगी रहती है। आज संडे है तो क्यों ना हम आज शाम को उन्हें इस किचन से छुट्टी दे दें और कहीं बाहर डिनर पर ले जाएं। ये सुनकर श्रुति खुश हो जाती है और वो भी इसके लिए तैयार हो जाती है। तभी रमोला बोलती है, हाँ ये ठीक रहेगा, वैसे भी बड़े दिन हो गए हम सबको एक साथ रेस्टोरेंट गए हुए। धवल बेटा तू बढ़िया सा रेस्टोरेंट बुक कर दे, तब तक मैं तेरी बड़ी बहन नताशा को भी फोन कर देती हूँ, इसी बहाने वो भी नई भाभी के साथ डिनर कर लेगी। ऐसा कहकर सास नताशा को फोन करती है, नताशा बेटी आज हम सब डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं नई बहू के साथ, तू भी आ जाना दामाद जी और रूही को लेकर। वाह डिनर पर? मैं चलो ठीक है, लेकिन माँ मैं अपने ससुराल वालों को भी ले आऊं। वो माँ पापा जी भाई की शादी के वक्त चंडीगढ़ गए थे ना, इनकी मौसी की बेटी की शादी में, तो वो मिल नहीं पाए थे, इसी बहाने फैमिली गेट टुगेदर भी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो तू अपने सभी ससुराल वालों को भी लेकर आ जाना। ये कहकर सास फोन काट देती है, जिसके बाद वो धवल से कहती है, बेटा तू ऐसा कर, हम 15 लोगों के लिए टेबल बुक कर दे। 15 लोग माँ? हाँ, नताशा और उसके ससुराल वाले सभी आ रहे हैं। ठीक है माँ, मैं हम सबके लिए मीरा रोड पर बना नया रेस्टोरेंट बुक कर देता हूँ। फिर सभी शाम को तैयार होकर उस रेस्टोरेंट पहुँच जाते हैं जहाँ नताशा अपने पति, बेटी, सास ससुर के साथ आती है। फिर पहले सभी अलग अलग स्नैक्स ऑर्डर करते हैं, जिसके बाद सभी डिनर करते हैं और डिनर के बाद बारी आती है मीठे की। मैं तो रसमलाई खाऊंगी और मैं गुलाब जामुन, और मेरे लिए धवल तू जलेबी मंगवा दे। इस तरह करते करते सभी अपनी फरमाइश बता देते हैं और जब धवल के पास बिल आता है तो वो होता है पूरे 22,000 का। अरे बाप रे, इस महीने की आधी तनख्वाह तो डिनर में चली गई। नताशा के घर वाले नई बहू को गिफ्ट और आशीर्वाद देकर वहाँ से चले जाते हैं। इतने सब लोगों को डिनर पर यूं बुला लेना नई बहू को अजीब तो लगता है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। फिर घर आकर अपने कमरे में, वैसे धवल बेकार में इतना खर्चा हो गया, अगर हम 5 ही डिनर पर जाते तो शायद इतना बिल नहीं आता। कोई बात नहीं श्रुति, एक ही बार की तो बात है, इसी बहाने सबने साथ में डिनर तो एंजॉय किया। श्रुति चुप हो जाती है। दरअसल रमोला अक्सर ही ऐसा करती, जब उन लोगों को कहीं जाना होता तो वो अपने रिश्तेदारों को भी फोन करके बुला लेती। ऐसे ही एक रोज रमोला की एक सहेली वाटर पार्क का वीडियो सोशल मीडिया पर डालती है, जिसे देख रमोला अपनी बहू से कहती है, श्रुति देखो मेरी सहेली सरला ने ये रील डाली है, अपने शहर में कोई वाटर पार्क खुला है, वहाँ गई थी ये। वैसे गर्मी में वाटर पार्क जाने का भी अलग ही मजा है, क्यों ना हम सब भी साथ में चलते हैं वाटर पार्क, इसी बहाने पिकनिक भी हो जाएगी। वाटर पार्क? हाँ, वहाँ तो मैं कभी नहीं गई। वही न्यूज़पेपर पढ़ रहे धवल से दोनों सास बहू ये बात कहती हैं। अच्छा ठीक है, हम सब सैटरडे को प्लान करते हैं। अरे वाह, 1 मिनट रुक बेटा। तभी सास अपने भाई भाभी को फोन करती है, हेलो भैया, हम सब इस सैटरडे वाटर पार्क जा रहे हैं, सुना है वाटर पार्क के साथ झूले भी हैं वहाँ पर, और तो और वो तेरे घर के पास ही कहीं खुला है। हाँ दीदी, अभी तक हम भी वहाँ नहीं गए। अरे तो कोई बात नहीं, हम सब जा रहे हैं ना, तो तू और भाभी भी तैयार रहना और दोनों बच्चों को भी बोल देना। और सुन, टिकट बुक करने की कोई जरूरत नहीं है, अपना धवल है ना हमारी बुक कर रहा है वो, तो तुम सबकी भी कर देगा। अच्छा ठीक है, अब मैं फोन रखती हूँ, वाटर पार्क जाने के लिए तैयारी भी तो करनी है। ये कहकर रमोला फोन काट देती है, लेकिन श्रुति और धवल ये सब सुनकर एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। धवल बेटा, तू हम सबके साथ साथ अपने मामा मामी और उनके बच्चों की भी टिकट करवा ले। लेकिन माँ, इन सब में कितना खर्चा हो जाएगा? आप जानती भी हो एक जन की टिकट पूरे 1,500 की है, और वैसे भी शादी में कम खर्च हुआ है क्या? और अब ये खर्चे, हम सब चले तो ठीक है, लेकिन औरों को भी साथ में लेकर जाना, खर्चा काफी बढ़ जाता है। अरे तो क्या हो गया, अब क्या खर्चों के चक्कर में अपनी रिश्तेदारी छोड़ दें? हम रिश्तेदारों के साथ मिलजुल कर नहीं रहेंगे तो मिलजुल कैसे बढ़ेगा? लेकिन माँ जी, जब हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो क्या जरूरत है बाकी सबको लेकर जाने की? हम 5 ही चलते हैं ना। चुप कर तू, अच्छे से जानती हूँ मैं, तूने मेरे बेटे के कान भरे होंगे। और रही पैसों की बात, तो तू अपने पापा से फोन करके मंगवा ले, वैसे भी कौन सी ज्यादा रकम है, इतना तो वो कर ही सकते हैं। ये सब सुनकर श्रुति हैरान रह जाती है, लेकिन फिर दबी हुई आवाज में हाँ कह देती है और अपने पिता से फोन कर 20,000 अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेती है, जिसके बाद वो सभी वाटर पार्क में पिकनिक मनाने चले जाते हैं। अरे वाह, इस खुले आसमान में नहाने का मजा ही कुछ और है। याद है छोटे हम कैसे बचपन में गांव की नदियों में ऐसे ही डुबकी लगाते थे।
हाँ दीदी, और कई बार तो तुम बहते हुए आगे निकल जाती थी और फिर हमें पकड़ कर लाना पड़ता था। हाँ हाँ, अच्छे से याद है। दीदी मैं तो कहती हूँ 2-4 डुबकी और लगा लेते हैं। अब इतने पैसे लिए इन्होंने तो सारा मैल यही निकाल कर जाते हैं। श्रुति को अपनी सास की आदत इन 6 महीनों में अच्छे से समझ आ गई थी कि वो जहाँ भी जाती अपने रिश्तेदारों को साथ लेकर जाती। एक रोज श्रुति सब्जी लेने बाजार जाती है, जहाँ उसे उसकी पुरानी सहेली अनुप्रिया मिलती है। कैसी है तू श्रुति? कितने दिनों बाद देख रही हूँ तुझे। मैं ठीक हूँ, लेकिन तू कहाँ गायब थी? इतने दिनों से फोन पिक नहीं कर रही थी मेरा। अरे यार, तेरे जीजू है ना, उन्हें घूमने फिरने का बड़ा शौक है। तो पहले लेकर गए वो मुझे सुखना लेक दिखाने चंडीगढ़, और उसके बाद हिमाचल की ठंडी ठंडी वादियों में, यानी कि शिमला। सच में यार मजा आ गया। वैसे तू भी होकर आना शिमला या मनाली, इतनी गर्मी है यहाँ। क्या खाक जाऊं यार हिल स्टेशन। मेरी सास है ना, वो ट्रिप का नाम सुनते ही अपने सब रिश्तेदारों को पहले ही बुला लेंगी। क्या मतलब? फिर वो उसे सारी बात बताती है। देख श्रुति, अब अपनी समस्या का समाधान तुझे खुद ही ढूंढना होगा। टिट फॉर टैट की नीति अपना कर, समझी? अब समझी तू कहना क्या चाहती है? अब श्रुति अपनी सास को सबक सिखाने की ठान लेती है। उसकी सास हर बार ऐसा कुछ न कुछ करती जिससे धवल का काफी खर्चा हो जाता, और कई बार तो उसे कर्जा तक लेने की नौबत आ जाती। कुछ समय बाद वो मनाली जाने का प्लान बनाती है। अब चाहे कर्जा लेकर ही क्यों ना हमें मनाली की ट्रिप करनी पड़े, लेकिन अब मैं अपने मायके वालों से पैसे नहीं मांगूंगी और साथ ही उन्हें ये सबक सिखा कर रहूंगी। अब तो मैं मायके वालों को बुला लूंगी। फिर उसी शाम को जब सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तभी श्रुति धवल से ये बात कहती है। मनाली? हाँ धवल, मनाली। देखिए, शादी के वक्त भी हम हनीमून पर नहीं जा पाए थे, तो अब चल पड़ते हैं। मैं जानती हूँ तुम ऑफिस के काम में बिजी रहते हो। डोंट वरी, सारा ट्रिप मैं प्लान कर लूंगी। वाह, मनाली तो मैं भी कभी नहीं गई बहू। तू एक काम कर, 10 कमरे बुक कर देना। 10 कमरे? वो क्यों माँ जी? अरे हम सब के लिए, और साथ में मेरी बड़ी दीदी यानी तुम्हारी मौसी सास और उनका परिवार भी जाएगा। लेकिन वो सब क्यों माँ? अरे तो क्या भूल जाऊं उन्हें? जब बचपन में माँ हमें छोड़कर चली गई थी, तब उसी ने हमें बच्चों की तरह पाला पोसा था, और वो अपने परिवार के बिना कहीं नहीं जाती। इसलिए तू सबके लिए रूम बुक कर। श्रुति अब एक रिसोर्ट बुक करती है, जिसमें वो एक साथ 25 कमरे बुक करती है। ये क्या बहू, तूने 25 कमरे क्यों बुक कर दिए? अब माँ जी, मैंने सोचा उस रिसोर्ट में 10 कमरे तो हमने बुक करवा ही लिए, तो बाकी के 15 भी मैं ही करवा लूं। वो क्या है ना, इसी बहाने मेरे मायके वाले भी घूम आएंगे मनाली। वो बेचारे भी कभी नहीं गए ना, इसलिए मैंने अपनी माँ, पापा, भाई, भाभी, बड़ी बहन, छोटी बहन, उनके परिवार वाले, मासी, बुआ, चाचा, चाची, मतलब अपने सभी मायके वालों को बुला लिया है। आप ही तो कहती है ना माँ जी, सब रिश्तेदारों से मिलजुल कर रहना चाहिए। ये सुनकर सास हैरान रह जाती है। अब सभी मनाली चले जाते हैं, जहाँ सभी खूब मस्ती करते हैं। अब बेचारे धवल के पास कर्जे के सारे पैसे भी खत्म हो चुके थे, इसलिए वो और लोन लेने की बात करता है, और ये बात रमोला सुन लेती है। अब उसे समझ आता है कि जहाँ सब रिश्तेदार धवल के पैसों पर मस्ती कर रहे हैं, वहीं वो बेचारा कर्ज के बोझ तले दबा जा रहा है। ये सब देखकर रमोला को अपनी गलती का एहसास होता है, और वो बेटा बहू से माफी मांगती है। अब मुझे समझ आ गया बेटा कि चादर उतनी ही फैलानी चाहिए जितने हमारे पैर हों। यही तो हम आपको कब से समझाना चाहते थे माँ जी। एंड डोंट वरी धवल, माँ जी, मेरे मायके वालों ने अपना अपना खर्चा खुद दिया है, इसलिए तुम्हें कोई भी लोन लेने की जरूरत नहीं है, सब हमारे बजट में ही है। इस सबक से रमोला को सब समझ आ जाता है, और उस दिन के बाद वो कभी भी अपने रिश्तेदारों को फोन करके साथ चलने को नहीं कहती। आज मनोहर लाल जी का घर मेहमानों की चहल पहल से भरा हुआ था, क्योंकि उनके घर में नई बहू विशाखा का गृह प्रवेश हो रहा था। सब नई बहू के आने से बहुत खुश थे, और ये खुशी राहुल के चेहरे पर भी साफ दिखाई दे रही थी। क्या बात है भैया, आज तो आपने पैसे देने में कोई नखरे नहीं दिखाए। इतने सारे पैसे शगुन में दे दिए, इसीलिए ना, ताकि हम आपको जल्दी से भाभी के साथ घर के अंदर आने दे। अच्छा ऐसी बात है, तो लाओ मैं वापस ले लेता हूँ। नहीं 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 नहीं, अब तो मैं बिल्कुल वापस नहीं दूंगी। बहुत टाइम से नया मोबाइल फोन लेने के बारे में सोच रही थी। अब इन पैसों से तो मैं अपने लिए नया मोबाइल फोन लाऊंगी भैया। स्वाति बेटा, तुम्हारी भाभी बहुत देर से द्वार पर खड़ी है, उसे अंदर तो आने दो पहले, बाद में दोनों भाई बहन लड़ते झगड़ते रहना। आओ बहू, भीतर आओ, घर में तुम्हारा स्वागत है। सदा सुहागिन रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। सब लोग विशाखा को अंदर लेकर जाते हैं। विशाखा की मुंह दिखाई की रस्में शुरू हो जाती हैं। पूरा दिन मेहमानों की चहल पहल में बीत जाता है। अभी कितनी देर और यहाँ बैठना है? मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे रेस्ट करना है। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं,
एक काम करो, मेहमान तो वैसे भी लगभग जा ही चुके हैं, बस खाने की तैयारी हो रही है। तुम कुछ खाकर ही अपने कमरे में चली जाना। स्वाति बेटा, भाभी के लिए खाना ले आओ। जी माँ। भाभी चलो आप कमरे में बैठो, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। विशाखा कमरे में जाकर बैठ जाती है। उसकी ननद स्वाति उसके लिए खाना लेकर जाती है। स्वाति, ये सब क्या है? मैं ये सब नहीं खाती हूँ। आपके लिए क्या बनवा दो? आप बता दो, कौन सी सब्जी खाओगे वही बन जाएगी। मेरे लिए तो चिकन बिरयानी वगैरह कुछ बनवा दो, साथ में तरी वाला मटन। भाभी आप नॉनवेज खा लेते हो? हमारे घर में ये सब नहीं बनता, हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं। क्या यहाँ पर नॉनवेज नहीं बनता? पर मुझे तो रोजाना नॉनवेज खाने की आदत है, मैं नॉनवेज खाए बिना नहीं रह सकती। अगर तुम लोग नहीं बना सकते तो मैं खुद ऑर्डर कर लेती हूँ। रुको मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। विशाखा, तुम्हारे तो मम्मी पापा कह रहे थे कि तुम्हारे घर नॉनवेज नहीं बनता, फिर तुम नॉनवेज कैसे खाने की बात कर रही हो? मम्मी पापा ने तुम्हें मेरे बारे में नहीं बताया होगा, पर मुझे नॉनवेज खाने की आदत है, शायद वो भूल गए होंगे। अब रुको मैं अपने लिए पहले डिनर ऑर्डर कर लूं। विशाखा अपने लिए डिनर ऑर्डर करती है और अपनी अटैची में से एक बोतल निकालती है। स्वाति, मेरे लिए कांच का ग्लास ला दोगी? राहुल, तुम पियोगे क्या? मैं थोड़ी ड्रिंक ले रही हूँ, बहुत थकावट हो रही है तो सोच रही हूँ ड्रिंक ले लूं, उससे थोड़ी थकावट भी दूर होगी और नींद भी अच्छी आएगी। तुम शराब पीती हो? मुझे ये बात नहीं पता थी। राहुल भैया, भाभी की अटैची में सिगरेट की डिब्बी भी है। भाभी, आप सिगरेट और शराब भी लेते हो? हाँ लेती हूँ, तो इसमें हर्ज क्या है? ये तो मेरे शौक है। क्या हमें किसी चीज का शौक नहीं हो सकता? लाओ एक सिगरेट भी पी लेती हूँ। अब दिख गई है तो मैं सिगरेट के बिना भी नहीं रह सकती। तभी राहुल की बुआ और मौसी आ जाते हैं और वो विशाखा को शराब और सिगरेट पीते हुए देख लेते हैं। हे भगवान, नई बहू रानी तो यहाँ सिगरेट और शराब पी रही है। बहू, तुम इन चीजों का भी शौक रखती हो? कौशल्या दीदी ने तो हमें ये बात बताई नहीं। कैसी बहू है, देखो तो कितने गंदे शौक है। तभी विशाखा का ऑनलाइन फूड ऑर्डर आ जाता है। आंटी जी, आपके घर का ऑर्डर था विशाखा के नाम से। इस समय विशाखा बहू के नाम से खाने का ऑर्डर है? क्या है भैया इसमें? आंटी जी, एक चिकन बिरयानी, एक मटन करी और रोस्टेड कबाब है चिकन के। विशाखा बहू ने नॉनवेज ऑर्डर किया है, वो भी इस घर में। भैया जरा रुकना, मैं एक बार पूछ लेती हूँ, कहीं गलती से हमारे घर का ऑर्डर ना हो गया हो, किसी और विशाखा का होगा। मैं 1 मिनट पूछ कर आती हूँ। भाभी, ये आपका ही ऑर्डर है। आपकी नई बहू ने मांसाहारी भोजन ऑर्डर किया है। अंदर जाकर देखो, नई बहू शराब के घूंट भर रही है और सिगरेट भी फूंक रही है। ये क्या कह रही हो ननद जी? विशाखा की सास दौड़कर कमरे में जाती है। पूरा कमरा सिगरेट के धुएं से भर गया था। शराब और सिगरेट की बदबू पूरे कमरे में फैल गई थी। अभी तो बहुत रात हो चुकी है, कल एक काम करते हैं, विशाखा के मम्मी पापा को बुलाएंगे, तभी कोई बात हो पाएगी। पापा, अभी 1-2 दिन रुक जाते हैं, मैं विशाखा को समझाने की कोशिश करूंगा, हो सकता है वो मेरी बात समझ जाए। अगर फिर भी नहीं समझी तब हम उसके मम्मी पापा को कॉल करेंगे। राहुल ठीक कह रहा है, ऐसे अचानक से उसके मम्मी पापा को बुलाया तो समाज में इज्जत खराब होगी। लोग कहेंगे 4 दिन हुए नहीं बहू को आए और लड़की के माँ बाप फैसलों के लिए आ गए हैं। राहुल ने अगले कुछ दिन तक विशाखा को समझाने की बहुत कोशिश की, पर विशाखा ने राहुल की बात नहीं मानी। वो रोजाना ही नशे में रहती और चिकन मटन मछली खाती। एक दिन जब काम वाली रजनी विशाखा के कमरे की सफाई करके बाहर आई। आंटी जी, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? हाँ हाँ बोल, क्या हुआ? आंटी जी, बहू रानी के कमरे में अजीब सी दुर्गंध आती है। नई बहू रानी के कमरे में कौन आता है? क्या राहुल भैया शराब सिगरेट पीने लगे हैं? और कुछ मांस की हड्डियों के टुकड़े भी मुझे झाड़ू में मिले। मतलब आपके घर में पहले ये सब नहीं दिखता था, अभी कुछ दिनों से दिखाई दिया तो सोचा कि पूछ लूं। रजनी, मैं इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे सकती। मैं इस समय कुछ कहने लायक नहीं हूँ। बस ये समझ ले कि हमारे भाग्य फूट गए जो हमारे घर में विशाखा जैसी बहू आई। अब बात जब एक बार घर से बाहर निकल जाए तो मोहल्ले में फैलने से नहीं रुकती। आपको पता है भाभी, सुमित्रा आंटी की नई बहू शराब सिगरेट लेती है। मैंने खुद झाड़ू लगाते हुए कूड़े में देखा, और नॉनवेज भी खाती है। आंटी बहुत रो रही थी। अच्छा, ये बात सुनकर तो मुझे भी बड़ी हैरानी हो रही है। बताओ तो कितना अच्छा लड़का है राहुल, और कौशल्या जी, मनोहर लाल जी, उनकी बेटी स्वाति, सभी बेचारे बहुत अच्छे हैं। धीरे धीरे बात पूरे मोहल्ले में फैल गई। राहुल इस शादी से बहुत परेशान हो गया था। एक दिन उसने खुलकर विशाखा से बात करने की कोशिश की, पर इससे पहले वो बात करता उसे विशाखा का एक सच पता चल गया। एक दिन राहुल की एक रेस्टोरेंट में ऑफिस की मीटिंग थी, वहीं पर उसने विशाखा को एक लड़के के साथ बैठे हुए देख लिया। राहुल उनकी बातें सुनने लगा। मानव, अब मुझसे नहीं रहा जा रहा, मैं इस शादी के बंधन से आजाद होना चाहती हूँ। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इस रिश्ते को तोड़ने की। मैं रोजाना ऐसे काम कर रही हूँ जिससे खुद ही राहुल मुझे तलाक दे दे। उसके बाद मैं और तुम शादी कर लेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम अगले महीने शादी कर लेंगे। तुम कोशिश करो कि राहुल तुम्हें खुद ही तलाक दे दे।
उसे बुलाने दो ना तुम्हारे मम्मी पापा को, अच्छी बात है। जब सबके सामने बात आएगी तभी तलाक हो पाएगा। तुम आज कुछ ज्यादा ही एक्टिंग कर लेना शराब पीने की, अपने आप ही बुला लेगा वो सबको। मैं भी अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी मेरे साथ कर देते तो आज हम दोनों एक साथ होते, पर उन्हें तो अपनी बिरादरी में शादी करनी थी ना। मैं ठहरा इंटरकास्ट। तुम जानते हो मैंने राहुल के साथ अभी तक पति पत्नी का कोई रिश्ता नहीं रखा और नहीं रखूंगी। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ मानव, और तुम्हारी रहूंगी। बस मुझे एक हफ्ते का समय दो, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। राहुल अब तक सारी बात समझ गया था। वो जानता था कि विशाखा उससे प्यार नहीं करती। विशाखा की शादी एक जबरदस्ती की शादी है। राहुल विशाखा के मम्मी पापा को बुलाता है। विशाखा, तुम आजाद हो, तुम तो मेरी कभी थी ही नहीं, पर तुम मुझे एक बार कहती तो सही, मैं तुमसे शादी नहीं करता और तुम्हें सब नाटक करने की जरूरत पड़ती नहीं। माँ पापा, मैं विशाखा को पति पत्नी के बंधन से आजाद कर रहा हूँ। विशाखा, तुम जैसे चाहती हो उससे शादी करो, मेरी तरफ से तुम आजाद हो। थैंक यू राहुल, थैंक यू सो मच। मम्मी पापा, एक बार मैंने आपके कहने पर गलत डिसीजन ले लिया, पर अब नहीं। मैं मानव से शादी करने जा रही हूँ। मैं मानव के साथ बहुत खुश रहूंगी। सॉरी राहुल, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। माँ जी, पापा जी, स्वाति, आप सब भी मुझे माफ कर देना। राहुल ने मानव को घर पर ही बुला लिया था। स्वाति मानव के साथ बाइक पर बैठकर चली जाती है। राहुल की दूसरी शादी होगी, पर बहुत मुश्किल से होगी, क्योंकि शादी होने के बाद जब शादी टूटती है तो बहुत मुश्किल से दूसरी शादी होती है। चाहे लड़का हो या लड़की, अगर अपनी मर्जी का अच्छा जीवन साथी न मिले तो दोनों का जीवन परेशानियों से घिर जाता है। लोग तरह तरह के सवाल करते हैं कि बहू शादी के बाद 4 दिन ही क्यों रुकी, शादी क्यों टूट गई, आखिर ऐसी क्या कमी रह गई। इस तरह के सवाल हर किसी के दिमाग में चलते रहते हैं। इसलिए माता पिता को हमेशा अपने बच्चों की शादी सोच समझकर और उनकी पसंद के हिसाब से ही करनी चाहिए, तभी शादी के रिश्ते सफल होते हैं।